के लिए भारत की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में दो बातें सामने निकल के आई कि भारत का मुसलमान इन दो मैदानों में पीछे है, और अगर भारत का मुसलमान कुछ करना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन्हीं दो महाजों पर सीरियसली मेहनत करे। वजह यह है कि भारत, ये दोनों की दोनों चीजें आपस में गुत्थम गुत्था है, जुड़ी हुई हैं। भारत का मुसलमान तालीम में इसलिए कमजोर है कि वो गरीब है, और इसलिए गरीब है कि वो तालीम में पीछे है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें तो हमें इन दो महाजों पर काम करना चाहिए। ये हर समझदार आदमी की चॉइस होना चाहिए और मैदान अमल की पहली तरजीह होनी चाहिए। हम बारहा देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद में भी इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस सिलसिले में ये दो काम पकड़ लें, ये भारत के मुसलमानों की अहम तरीन ज़रूरतें हैं। अब इन दोनों कामों का भी मतलब समझें। तालीम में काम करने का मतलब यह है कि भारत के मुसलमानों को तालीमी तौर पर, यहाँ पर तालीम की जो बात हो रही है वो तालीम की बात हो रही है मॉडर्न तालीम की, उसके बाद में हम बात करेंगे दीनी तालीम की। भारत के मुसलमानों को तालीमी तौर पर जो काम करना चाहिए वो स्कूलिंग पर मेहनत करनी चाहिए, यानी हमारे अच्छे इंग्लिश मीडियम क्वालिटी एजुकेशन देने वाले स्कूल होने चाहिए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का तकाजा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी तफसील ये है कि भारत के 100 मुसलमान बच्चों में से 96 बच्चे वो हैं जो स्कूलों का रुख करते हैं, और 4 बच्चे वो हैं जो आज की तारीख में भी स्कूलों का चेहरा नहीं देखते। जिस जमाने में हमें लगता है कि अब तो पढ़ाई बड़ी आम हो गई है, हर कोई पढ़ लिख गया है, उस जमाने में भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। और जो 96 बच्चे स्कूल जाते हैं, उन 96 बच्चों का हाल यह है कि वो 12 तक पहुंचने के बाद कॉलेज लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो 96 बच्चे कम होते रहते हैं, यहाँ तक कि जब कॉलेज लेवल आता है तो 96 बच्चे गिरते गिरते 12 से 12.5 बचते हैं। यह है भारत के मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट। इसको ड्रॉप आउट बोलते हैं, यानी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे होते हैं। और अगर इसका प्रैक्टिकल सर्वे करना चाहें तो हम अपने मैदानों में, अपने आसपास में देख लें, जब भी हम किसी ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र स्कूल जाने की है उसे सवाल करते हैं कि बेटा तुमने स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आमतौर पर उसका जो जवाब आता है वो बहुत मायूस कुन आता है। अब जो 12 से 12.5 बच्चे हैं, वही बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचते हैं तो तकरीबन 3.5-4% बचते हैं। फिर कई मरतबा में शिकवा होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। सच्ची बात तो यह है कि गवर्नमेंट जॉब की लाइन में हम खड़े भी बहुत कम तादाद में हैं, हमारा शिकवे का हक नहीं बनता। और जब 12 से 12.5 बच्चे हमारे कॉलेज लेवल तक पहुंच पा रहे हैं तो हमें कॉलेजेस की जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, बल्कि 12 से लेकर 96 तक ये जो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को कवर करने की जरूरत है। यानी हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूलों की जरूरत है। और इसके लिए बेहतरीन मॉडल के तौर पर हमें जिस चीज को कॉपी करना चाहिए वो ईसाइयों का एजुकेशनल मॉडल है। ईसाइयों के यूनिवर्सिटी आपको ईसाइयों की नजर नहीं आएगी, ईसाइयों के कॉलेजेस बहुत कम मिकदार में नजर आएंगे, और ईसाइयों के स्कूल आपको बहुत ज्यादा मिकदार में नजर आएंगे। और जहां भी नजर आएंगे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, कहीं पर भी क्वालिटी में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यानी सिर्फ स्कूलों से भी काम नहीं चलना है, स्कूलें भी वो होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी। ये भारत के मुसलमानों की पहली तरजीह है, पहली जरूरत है, और उस पहली जरूरत की कामयाब तशरीह है। अजीज दोस्तों, इसके साथ साथ तालीमी तौर पर हम अपने घर के अंदर झांक के देखें तो हमें जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है कामयाब मकतब। मुझे कई मरतबा लगता है कि कामयाब दारुल से भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, जो घर घर की जरूरत है, मोहल्ले मोहल्ले की जरूरत है, मस्जिद मस्जिद की जरूरत है, वो है कामयाब मकतब। ऐसे मकातिब जहां पर कुरान पाक सही तौर पर पढ़ाया जाता हो और अकायद को ठीक ठाक संवार दिया जाता हो। आज जब हमारे नौजवान बच्चे किसी एरे गेरे सोशल मीडिया के आदमी के फॉलोवर बन जाते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग में शुमार हो जाते हैं, उस वक्त हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारी गोद में पलने वाला बच्चा आज फलां का फॉलोवर बन गया। सवाल यह है कि आपकी गोद में पलते हुए आपने उसका अकीदा दुरुस्त करने की कितनी कोशिशें की, और उस वक्त अकीदा संवारने के लिए हमने कौन सा सिलेबस बनाया, कौन सी स्ट्रेटेजी थी और कौन सी कामयाब मेहनतें की। कामयाब मेहनतें जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं होती तब तक कोई कामयाब रिजल्ट भी नहीं आता। और ये बात हाफिज मिल्लत के उर्स में कहना इसलिए बनता है कि हाफिज मिल्लत 100% काम की मशीन थे, काम को पसंद करते थे, बल्कि उनकी जबान से निकलने वाले बोल भी निहायत कामयाब बोल हुआ करते थे, जिन्हें गोल्डन कोटेशन कहा जाए।
काम के आदमी बनो, काम ही तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाता है। वाह वाह वाह। और सबसे ज्यादा बड़ी महरूमी इंसान की है कि वो वक्त बर्बाद करे। जिस आदमी के कोटेशन इतना बड़े हों, उस आदमी का विजन भी बहुत बड़ा होगा। और इस विजन को आज हम इस इल्मी शहर की शक्ल में देख सकते हैं। जब आदमी बड़ा होता है तो अपनी फिक्र से बड़ा होता है, फिर उसका अमल बड़ा होता है, फिर उसके असरात बड़े होते हैं। डायरेक्ट किसी के असरात बड़े नहीं होते। हाफिज मिल्लत ने ग्राउंड लेवल पर मेहनत की, अपनी फिक्र से मेहनत की, फिर अमली तौर पर मेहनत की, तब जाके उसके असरात महसूस हो रहे हैं। जब इस तरह से मेहनतें की जाती हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। हम अपने आप को जज्बाती मिजाजों से निकालें और प्रैक्टिकल इंसान बनाने की कोशिश करें। हमें ना कोई शिकवों की जरूरत पेश आएगी और ना ही कोई रोना रोने की नौबत आएगी। लेकिन रोना रोने से कभी भी मसाइल का हल नहीं होता, शिकवे करने से मसाइल का हल नहीं होता है। काम का इंसान बनने से ही काम के मसाइल हल होते हैं। ये बात हमें गांठ बांध के रखनी होगी। और बतौर खास नौजवान उलमा से गुजारिश है कि गुफ्तार से ज्यादा अपने किरदार पर मेहनत करें, इसलिए कि किरदार और काम ही इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। ये हाफिज़ मिल्लत का कोटेशन भी है और 100% प्रैक्टिकल सच्चाई भी है। दूसरी चीज जिस पर भारत के मुसलमानों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो ये है, हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह की मखलूक का भला करने की कोशिश करें और अल्लाह की मखलूक को अपने माली तौर पर अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश करें। यानी हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से वाबस्ता हों, मुअज़्ज़ज़ रोजगार से वाबस्ता हों, बिजनेस से वाबस्ता हों। और ये अफसोस की बात है कि आज के दौर में हमें बिजनेस से वाबस्ता होने की अपीलें करनी पड़ रही हैं उस नबी की कौम से, उस नबी की उम्मत से जिस नबी ने 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किया है। 12 साल की उम्र में जो पैगंबर सीरिया की सरजमीन पर जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हो, अगर उस नबी की मानने वाली उम्मत बिजनेस की और तिजारत की अहमियत नहीं समझती तो पता चला कि अभी नबी के विजन को समझने में भी उम्मत ने कोताही की है। इसलिए हमें अपने माइंड को बिजनेस माइंड बनाना होगा, अपने जहन को तिजारती जहन बनाना होगा, और आला तिजारती जहन बनाना होगा। यह उम्मत मुस्लिमा की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से है। और इसके लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल तौर पर भी बिजनेस करें, ताकि जो छोटे छोटे शिकवे रहते हैं, जो हसद की बीमारियां और तरह तरह की बीमारियां हमें नजर आती हैं, आम तौर पर ये बीमारियां दाल रोटी की बीमारियां होती हैं। अगर हमने अपने आप को इन बीमारियों से ऊपर माली तौर पर मजबूत कर लिया तो इन बीमारियों से भी निजात मिलेगी, उम्मत की भलाई का काम भी कर पाएंगे और हम अपने सीनों को भी कुशादा रख पाएंगे और बहुत सारी बातें इन बीमारियों से महफूज रख पाएंगे। हमारे बुजुर्गान दीन ने यह काम करके दिया है। हम जिसकी तकलीद करते हैं, हम सबके इमाम आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रेशम के कारखाने में 500 मजदूर रोजाना काम किया, जिसके यहाँ इस तरह से, और इत्तिफाक ऐसा है कि बीबीए की जबान में जिस ऑनर के यहाँ 500 मजदूर काम करते हैं उसी को कामयाब बिजनेसमैन माना जाता है। यानी हमारे इमाम आजम आज की टर्म के मुताबिक नहीं, अपने जमाने के एतबार से आज के जमाने के लिए भी कामयाब बिजनेसमैन साबित होते हैं। यह है हमारे इस्लाम का किरदार, हमारे बुजुर्गान दीन का किरदार। तो अजीज दोस्तों, इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और तीसरी चीज जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है वो हम अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करें, अपने आप को बातिनी बीमारियों से पाक करने की कोशिश करें। और इसके लिए हमें जो भी मुनासिब तदबीर सुझाई दे वो तदबीर जरूर अपनाएं। लेकिन एक आखिरी गुजारिश ये है, अब बातों का वक्त नहीं रहा। हालात में जितनी गर्दिश है, बहुत सारी बातें हम स्टेज से कहते हैं, बहुत सारी बातें तो हया की वजह से कही भी नहीं जाती। और सच यह कि कहना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो करके दिखाइए। करने ही से मसाइल का हल होता है, सिर्फ कहने से मसाइल का हल नहीं होता। इसलिए हमें अपने आप को सबको प्रैक्टिकल बनना चाहिए। अपने बच्चों की और बच्चियों की, सिर्फ बच्चियों का मसला नहीं है, बच्चों के मसाइल भी कोई कम नाजुक नहीं है, लेकिन ये मसाइल सिर्फ स्टेजों से हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा। अपनी बिसात के मुताबिक, हमारी कोई बहुत बड़ी बिसात नहीं है, एक छोटा सा चिराग जला सकते हैं, छोटा सा चिराग ही जलाएं, लेकिन सिर्फ रोना ना रोए, चिराग जरूर जलाएं। अहमद फराज का बड़ा अच्छा शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जरूरत है कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, जहां रहें अपने बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हुजूर हाफिज मिल्लत ने प्रैक्टिकल तौर पर यह करके दिखाया है, और आज नहीं, उस वक्त करके दिखाया जब असबाब की भी कमी थी। और ऐसे लोग गिनती के लोग होते हैं जो अपने जमाने से इतना एडवांस सोचते हैं, जब उनके जमाने के लोग उन्हें सब सही से समझ भी नहीं पाते। लोगों को लगता था कि जंगल में इदारा क्यों बना रहे हैं, कौन वहां जाके रहेगा,
ऐसा भी कोई इदारे होते हैं क्या जब दुनिया ये सोचती थी, जब 50 साल और 60 साल और 100 साल एडवांस आदमी वो कर रहा है जो उस वक्त के जमाने को नहीं समझ में आता था, और आज का जमाना उसे सलाम ठोकने के लिए मजबूर है। हर एडवांस लेवल के इंसान का यही काम होता है। लेकिन हदीस पाक के मुताबिक ऐसे लोग 100 में से 1 होते हैं। हमें अपने आप को इस तरह के लोगों में शुमार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह